नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार पाठक। स्वागत करता हूं आपका स्टडी एटिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को। ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में भी ऑइंटमेंट्स को, जेलीज़ को और पेस्ट को पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक है, जब हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम उन मेडिकामेंट्स की बात कर रहे होते हैं जो कि एक्सटर्नली यूज़ करी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑइंटमेंट्स, जेलीज़, क्रीम्स, पेस्ट्स। ठीक है, तो पहले ऑइंटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जब ऑइंटमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं ना, तो इसमें हमारे दिमाग में पहला जो एग्जांपल आता है वो है एक तरह से वैसेलिन की जो होती नहीं है ऑइंटमेंट। ठीक है, वैसे तो पेट्रोलियम जेली है वो, लेकिन उस तरह की कंसिस्टेंसी की ऑइंटमेंट्स यूजुअली होती हैं। ठीक है, अब आपको इसके एग्जांपल से समझने में आसानी हो जाएगी कि ऑइंटमेंट्स कैसे दिखते हैं, क्या टेक्सचर होता है, कैसी उनकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी होती होंगी। ठीक है, ऑइंटमेंट्स को ज़्यादातर हम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं। ऑइंटमेंट्स मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ऑइंटमेंट्स अगर मेडिकेटेड हैं, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है कि हम स्पेशल ऑइंटमेंट बेस का यूज़ करते हैं और उसमें मेडिकामेंट जो होता है ना, वो या तो डिज़ोल्व होगा या सस्पेंडेड होगा या इमल्सिफाइड होगा। डिपेंड करता है कि ऑइंटमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो क्या आपको चाहिए। इसके अलावा जो है उसमें सूटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स भी डाला जाता है। ठीक है, जब भी टॉपिकल एप्लीकेशन वाली किसी डोजेज फॉर्म को हम पढ़ेंगे तो उसमें वैसे हम कुछ कॉमन टर्म्स को यूज़ करेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एक टर्म्स आप इस चैप्टर में देखेंगे, जैसे कि इमोलिएंट होता है। इमोलिएंट क्या होता है? इमोलिएंट का मतलब वैसे होता है मॉइस्चराइजर्स, है ना। इमोलिएंट्स और मॉइस्चराइजर्स एक ही बात हो जाती है। ये वो टॉपिकल एजेंट होते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे इचिंग और फ्लेकिंग जो है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, और एक होता है टर्म जो प्रोटेक्टेंट की कैटेगरी में। प्रोटेक्टेंट क्या होते हैं? अब प्रोटेक्टेंट जो अगर कोई ऑइंटमेंट है तो हम उसको कहेंगे कि वो ऐसा टॉपिकल एजेंट है जो स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है और स्किन को धूप, मॉइस्चर, हवा और केमिकल से बचाता है। फिर जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, कैलामाइन लोशन हो गया, या कैलामाइन लोशन, कैलामाइन ऑइंटमेंट है, कैलामाइन फिर जिंक ऑक्साइड है। ये मतलब ऑइंटमेंट्स में साथ में डाले जाते हैं और प्रोटेक्टेंट एक्शन देते हैं। और फिर देखो, क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं ना ऑइंटमेंट्स की कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्लासीफाई भी हम दो तरीके से करते हैं ऑइंटमेंट्स को। पहला तरीका तो है पेनिट्रेशन के बेसिस पे कि कैसी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी आपको चाहिए और स्किन के थ्रू उसकी कैसी पेनिट्रेशन होनी चाहिए। और दूसरा जो क्लासीफाई करने का मेथड है वो है थेरेप्यूटिक यूजेस के बेसिस पे। अभी पहले ना हम देख लेते हैं कि पेनिट्रेशन के बेसिस पे ऑइंटमेंट्स कितने टाइप की होती है। तो पहली जो ऑइंटमेंट की टाइप है वो है एपिडर्मिक ऑइंटमेंट। ठीक है, एपिडर्मिक ऑइंटमेंट क्या होगी भाई? एपिडर्मिस की बात हो रही है ना इसमें, एपिडर्मिक तभी तो हुई। एक तो ये देगी लोकल इफेक्ट, जहाँ पे अप्लाई करोगे वहीं पे इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, और यूज़ कहाँ पे होगी? एपिडर्मिस पे, एपिडर्मल लेयर पे ही यूज़ होगी। मेन चीज़ एपिडर्मिक ऑइंटमेंट में आपने ये याद रखनी है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही बात है कि एपिडर्मिक ऑइंटमेंट एब्जॉर्ब नहीं होती। और मेनली क्या होता है? यूज्ड एज प्रोटेक्टिव्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एंटी इन्फेक्टिव्स। ये तीन तरीके से ज़्यादातर यूज़ होती हैं एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स। दूसरी फिर टाइप कौन सी होती है पेनिट्रेशन के बेसिस पे? वो है एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स। एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट जो है वो क्यूटेनियस टिश्यू की नीचे की लेयर पे जाके एक्ट करती हैं। ये पार्शली एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती, पार्शल एब्जॉर्प्शन होती है एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स की। और कैसे एक्ट करती हैं? एज इमोलिएंट्स, स्टिमुलेंट्स और लोकल इरिटेंट्स। लोकल इरिटेंट क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। ये लोकल इरिटेंट कैसे एजेंट्स होते हैं, कैसे ऑइंटमेंट्स हो सकते हैं जो स्किन के एक पार्ट को जहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे उसको इरिटेट कर देंगे। ठीक है, और जहाँ इनको अप्लाई करा जाता है वहाँ पे पेशेंट को जो है कोई उसके अंदर वहाँ पे डीप सीटेड कोई अंदर कोई पेन हो रही हो या फिर कोई और तरह की इरिटेशन हो रही हो, तो उससे उसका ध्यान, मतलब उसके वहाँ पे जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी अब वहाँ से हट के लोकली जो है इरिटेशन होने लग जाएगी स्किन पे, तो वहाँ से एकदम से दर्द हट जाएगी, डीप सीटेड पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर तीसरी जो टाइप है पेनिट्रेशन के बेसिस पे वो है डायाडर्मिक ऑइंटमेंट्स।
डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स कौन से ऑइंटमेंट्स हैं भाई? जो हमने स्किन के थ्रू देने होते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो ब्लड तक पहुंचाना होता है उसके डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स के अंदर के मेडिकामेंट को। मेडिकामेंट क्या होता है? मेडिकामेंट है एग्जैक्टली जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिस भाई दवाई के जिस पार्ट ने असर देना है, ठीक है ना, क्रूड जिसको बोल सकते हैं, क्रूड ड्रग। और इसमें क्या है डायडर्मिक ऑइंटमेंट में? डीपर पेनिट्रेशन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन थ्रू स्किन। तो ये जो है एक तरह की क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। दूसरी क्लासिफिकेशन कौन सी है भाई? दूसरी क्लासिफिकेशन है थेरेप्यूटिक यूजेस के बेसिस पे, कि किस किस तरह से जो है एक ऑइंटमेंट यूज़ करे जाते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, कैसे कैसे उनके एक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ उनके एक्शंस होते हैं। तो पहली जो हम थेरेप्यूटिक बेसिस पे ऑइंटमेंट्स को देख सकते हैं वो होती है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स। अब आपको पता है कई बार स्किन पे वुंड्स वगैरह हो जाते हैं और वहाँ से इन्फेक्शन हो जाती है, तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स का यूज़ करा जाता है। अब एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स जो हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ज़्यादातर कील करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं नियोमाइसिन की ऑइंटमेंट अगर होती है, ठीक है। और फिर दूसरी जो इसका पार्ट है वो है एंटी फंगल ऑइंटमेंट। एंटी फंगल में भाई फंगस इन्फेक्शन जो है, एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ हो जाएगा ऑइंटमेंट में। तो उसमें कौन से एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं? निस्टैटिन, ठीक है, निस्टैटिन या बेंजोइक एसिड, ये एंटी फंगल की तरह एक्ट करते हैं ऑइंटमेंट में। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट्स भी होती हैं। वो कौन सी होती हैं भाई? ये वो ऑइंटमेंट्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन या फिर एलर्जिक या फिर इचिंग के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। कहीं पे सोजिश आ गई है या फिर कोई एलर्जी है, सेंसिटिविटी हो गई है, ठीक है, सेंसिटिविटी रिएक्शन है या फिर इचिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम एंटी इन्फ्लामेटरी जो ऑइंटमेंट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल हैं वो है बीटामेथासोन वैलेरिएट। अब इचिंग वाले प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? इचिंग की जगह हम क्या कर सकते हैं? इचिंग के लिए हम स्पेसिफिकली एंटी प्लूराइटिक ऑइंटमेंट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इचिंग जो है एंटी प्लूराइटिक ऑइंटमेंट से ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ एक ऑइंटमेंट्स होती हैं जो कि एंटी एक्जिमेटस होती हैं। एंटी एक्जिमेटिक्स क्या होती हैं भाई? वो वाली ऑइंटमेंट्स जो स्किन के थ्रू अगर कोई सिक्रीशंस हो रही हैं, ऊजिंग हो रही है, ठीक है, तो वेसिकल्स के थ्रू, तो उसको जो है ट्रीट करने में या प्रिवेंट करने में एंटी एक्जिमेटस ऑइंटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और फिर एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट हमने पढ़ा है कि वो एजेंट्स जो कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं। तो कई बार क्या है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है या फिर जो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं स्किन के थ्रू, उनको रोकने के लिए हम एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट्स का यूज़ करते हैं। एक तो वो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज कर देंगे, दूसरा क्या काम करते हैं, वो जो स्किन के जो पोर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्किन कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण डिस्चार्ज होने में कमी आ जाती है। और फिर हम देखते हैं काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट हमने लोकल इरिटेंट की बात जो करी है उसी में ही कवर हो जाता है कि एक जगह अप्लाई करो तो वहाँ पे जो डीप सीटेड पेन है, अंदर जो पेन हो रही है, वहाँ से रिलीफ मिलता है उसको। इसमें एग्जांपल आप आयोडीन का ले सकते हो, ओलियोरेजिन का ले सकते हो। फिर कुछ एक ऑइंटमेंट्स होती हैं जो एंटी डेंड्रफ का काम करती हैं, उसमें आप एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड के ऑइंटमेंट का ले सकते हो और सिट्रेमाइड के ऑइंटमेंट का ले सकते हो। फिर पैरासिटिसाइड है। पैरासाइट्स क्या होते हैं भाई? जो एक बॉडी पे एक बॉडी से न्यूट्रिशन लेके उसको डैमेज करते हैं साथ में, तो जैसे कि लाइस एंड टिक्स, जुएँ है ना, वो जो हैं उनका भी ट्रीटमेंट जो है हम करते हैं ऑइंटमेंट्स के थ्रू। तो इसमें एग्जांपल जो है क्या आ जाएगा? बेंजाइल, बेंजोएट और सल्फर ऑइंटमेंट्स। अच्छा, फिर इम्पॉर्टेंट अब जो टॉपिक है वो है ऑइंटमेंट बेसिस का, ठीक है ना। अब आपको पता है एक तो मेडिकामेंट है जिसने असर करना है एक्चुअल में, है ना, और दूसरा है कि उसको असर करने के लिए एक बल्क भी चाहिए, ठीक है ना। बॉडी में एक अगर इवनली हमने इस रिक्वायर्ड अमाउंट जो है डिलीवर करवाना है तो उसके लिए उसको बल्क चाहिए, कैरियर चाहिए, व्हीकल चाहिए, है ना। तो वो व्हीकल का काम कौन करता है? उसके लिए यूज़ होते हैं ऑइंटमेंट बेसिस। तो कि वो व्हीकल्स होते हैं जो कुछ खुद का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ऑइंटमेंट जैसा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव एक्शन दे देंगे, या फिर बल्क प्रोवाइड करने वाले होते हैं मेडिकामेंट या फिर एपीआई को,
एक ऑइंटमेंट बेस जो है उसको सेलेक्ट करने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ऑइंटमेंट का डिज़ायर्ड एक्शन क्या होगा, हमें किस तरह की मेडिकामेंट को यूज़ करना है और ऑइंटमेंट की स्टेबिलिटी किस तरह के ऑइंटमेंट बेस के साथ ज़्यादा होगी। एक ऑइंटमेंट बनाने के लिए एक से ज़्यादा तरह के बेसिस को हमें यूज़ करना पड़ता है। एक सिंगल ऑइंटमेंट बेस जो है वो सारी हमारी जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता। इसलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट बेसिस में इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं उनको मिक्स करके एक अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ वाला ऑइंटमेंट बेस तैयार करते हैं। अब ऑइंटमेंट बेसिस जो हैं वो होते हैं यूजुअली 4 तरह के। पहला कौन सा है? ओलियाजिनस बेसिस, दूसरा है एब्जॉर्प्शन बेसिस, तीसरा है इमल्शन बेसिस और चौथा है वाटर सॉल्यूबल बेसिस। इसमें सबसे पहले ओलियाजिनस बेसिस को देख लेते हैं। ओलियाजिनस बेसिस वो बेसिस हैं जो वाटर इनसॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स और वैक्सेस, इन सब को मिलाकर बनते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन या ओलियाजिनस बेसिस हैं इसमें हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें आते हैं सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन और लिक्विड पैराफिन। अब ये है सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन और लिक्विड पैराफिन। अब जो सॉफ्ट पैराफिन है ना, सॉफ्ट पैराफिन को हम और किस नाम से जानते हैं? पेट्रोलेटम, पेट्रोलेटम के नाम से जानते हैं सॉफ्ट पैराफिन को। और ये पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन होता है, लेकिन किस तरह से होता है? एक तरह पेट्रोलियम से ऑब्टेन होने वाला सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है ना जी। और सॉफ्ट पैराफिन जो है 2 तरह का होता है, 2 वैरायटीज़ हैं सॉफ्ट पैराफिन की। एक है येलो सॉफ्ट पैराफिन और दूसरा है वाइट सॉफ्ट पैराफिन। येलो सॉफ्ट पैराफिन हमें नेचुरल पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग से मिलता है, और जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन है वो कैसे मिलता है? वो हम जब येलो सॉफ्ट पैराफिन को ब्लीच करते हैं ना तो उससे हमें वाइट सॉफ्ट पैराफिन मिल जाता है। वाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है ये उन मेडिकामेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है जिनका कलर या तो वाइट है या फिर वो कलरलेस हो, है ना। और अगर हम आइज़ में ऑइंटमेंट्स का यूज़ करने की बात करें तो उसमें हम बिल्कुल भी वाइट जो सॉफ्ट पैराफिन है उसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट आंखों में चला जाएगा, ठीक है। कोई ट्रेसेस अगर ब्लीचिंग एजेंट की ऑइंटमेंट में रही तो डैमेज कर देंगे आंखों को। तो इसलिए येलो सॉफ्ट पैराफिन का ही यूज़ होता है आई ऑइंटमेंट्स के लिए। और येलो सॉफ्ट पैराफिन और वाइट सॉफ्ट पैराफिन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम है, 38 डिग्री सेल्सियस से लेके 56 डिग्री सेल्सियस तक की इनकी मेल्टिंग पॉइंट की रेंज है। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं अब हार्ड पैराफिन की। हार्ड पैराफिन क्या है जी? हार्ड पैराफिन जो है वो प्यूरिफाइड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है जो कि हमें सॉफ्ट पैराफिन से ऑब्टेन होता है, ठीक है जी। और हार्ड पैराफिन कैसा होता है जी? ये होता है कलरलेस और या फिर वाइट कलर का ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस होगा, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस भी होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस है। और यूज़ कैसे होता है जी? हार्ड या सॉफ्ट करने के लिए किसी भी तरह के ऑइंटमेंट बेस को यूज़ करा जाता है इसको। फिर लिक्विड पैराफिन को देख लो। लिक्विड पैराफिन क्या है? लिक्विड पैराफिन जो है वो मिक्सचर होता है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि हमें पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन से मिलता है। ये भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और ट्रांसपेरेंट ऑयली लिक्विड है। लिक्विड पैराफिन तो मेरे ख्याल से आपने यूज़ भी किया होगा, अगर आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हुई होगी तो आप स्पेसिफिकली लिक्विड पैराफिन बाज़ार से लाते हैं, कई बार दूध में घोल के पीते हैं, कई बार ऐसे ही। तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद लिक्विड पैराफिन। और लिक्विड पैराफिन जो है ये सॉल्यूबल किस में होता है? ईथर और क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूबल होता है और इनसॉल्यूबल रहता है अल्कोहल और वाटर में, राइट। तो इसके बाद हमने पढ़ना है एब्जॉर्प्शन बेसिस। अभी हमने क्या देखा? ओलियाजिनस बेसिस। फिर हम देखेंगे अब एब्जॉर्प्शन बेसिस। ये जनरली एनहाइड्रस सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर पानी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। पानी के साथ एब्जॉर्प्शन बेसिस जो हैं वो इमल्सीफाई कर जाते हैं और ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं। अब 2 तरह के होते हैं एब्जॉर्प्शन बेसिस। एक तो है नॉन इमल्सीफाइड बेसिस जो कि पानी के साथ पानी को एब्जॉर्ब करता है
और वाटर इन ऑयल इमल्शन बना देता है। नॉन इमल्सिफाइड बेसिस में जो एग्जांपल्स हैं वो रहेंगे वूल फैट, वूल अल्कोहल और बीज वैक्स। और दूसरी तरफ होता है एब्जॉर्प्शन बेसिस का ही सेकंड पार्ट, वो है वाटर इन ऑयल इमल्शंस। वो क्या होता है, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन इमल्सिफाइड बेसिस वाली। और इसका जो एग्जांपल है वो है हाइड्रस वूल फैट। हाइड्रस वूल फैट को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है लैनोलिन, राइट, लैनोलिन। एब्जॉर्प्शन बेसिस जो हैं रिलेटिवली हीट स्टेबल होते हैं। इन्हें एनहाइड्रस फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है और इमल्सिफाइड फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। ये वैसे तो बेसिस जो होते हैं ना, एब्जॉर्प्शन बेसिस ग्रीजी होते हैं, लेकिन फिर भी ये ओलियाजिनस बेसिस के मुकाबले बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि इनको रिमूव करना आसान है। ये कपड़ों पे स्टेन जो है वो कम छोड़ते, नहीं छोड़ते कई बार, ठीक है, वॉश करना इनको ईजी है। अच्छा, फिर तीसरी कैटेगरी बेसिस की कौन सी है, वो है इमल्शन बेसिस। दोनों टाइप के इमल्शन, चाहे वो वाटर इन ऑयल हो या ऑयल इन वाटर, ठीक है। इसमें जो है ऑइंटमेंट बेसिस जो हैं वो एज ए यूज़ किए जा सकते हैं। वाटर इन ऑयल इमल्शन को भी एज ए ऑइंटमेंट बेस यूज़ किया जा सकता है और ऑयल इन वाटर को भी। ये बेसिस यूजुअली सेमी सॉलिड होते हैं और इनकी कंसिस्टेंसी एक क्रीम की तरह होती है। एक इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट को बनाने के लिए इमल्सिफाइंग वैक्स, वाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इमल्शन बेसिस में इतना ही है। और फिर हमने जो हम बेसिस देख रहे हैं ऑइंटमेंट बेसिस, इसमें जो लास्ट कैटेगरी है वो है वाटर सॉल्यूबल बेसिस की। वाटर सॉल्यूबल बेसिस के बारे में देख लेते हैं। इन बेसिस के बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के जो पॉलीमर्स होंगे वो यूजुअली इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसके भला, वाटर सॉल्यूबल बेसिस के। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स को हम और किस नाम से जानते हैं, ये याद रखने वाली बात है। इनको हम और कहते हैं कार्बोवैक्सिस, ठीक है जी। क्या कहते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स को, कार्बोवैक्सिस। और ये वाटर सॉल्यूबल होने के साथ साथ इनर्ट और नॉन वॉलेटाइल भी होते हैं। वाटर सॉल्यूबल बेसिस को ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस भी कहा जाता है। डिफरेंट तरह के कार्बोवैक्सिस को यूज़ करके हम अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का ऑइंटमेंट बना सकते हैं ईजिली, राइट। जब भी हमें ना एक व्हीकल को ऑइंटमेंट बनाने के लिए सेलेक्ट करना होता है तो हम उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। और एक तो होते हैं हमारे पास डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, जो कि स्किन पे डिपेंडेंट होने वाले फैक्टर्स हैं। अब व्हीकल क्या है आपका, ऑइंटमेंट बेस है। अब बेस को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक है डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरा है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स स्किन पे डिपेंड करते हैं, मतलब हमें ये देखना होता है डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स में कि स्किन के थ्रू मेडिकामेंट को एक व्हीकल या बेस कैसे पास करवाएगा, मतलब पेनिट्रेशन थ्रू स्किन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है वो कैसे होगी, उसको ध्यान में रख के एक बेस को तैयार किया जाएगा। फिर ये भी देखा जाता है कि पसीना निकलने या फिर हीट रेडिएशन जो बॉडी से निकलती है उसका उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है आपका व्हीकल या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। फिर ये भी देखा जाता है कि कूलिंग इफेक्ट फील हो रहा है या वार्मथ फील हो रही है ऑइंटमेंट को लगाने पे, वो हमारे डिज़ायर्ड जो है रिज़ल्ट है उस पर डिपेंड करेगा, हमें कैसे रिज़ल्ट चाहिए। स्किन सिक्रीशंस के साथ मिसिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी को चेक किया जाता है कि स्किन पर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा। जो दूसरी तरह के फैक्टर्स ऑइंटमेंट व्हीकल्स के तौर पे हम कंसिडर करते हैं वो हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। इसमें हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं ज़्यादातर ना। इसमें देखा जाता है कि कितना इनर्ट व्हीकल है या फिर क्या ये शेल्फ़ लाइफ मेंटेन करने में हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। फिर कंसिस्टेंसी को देखा जाता है, इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है और एक मेडिकामेंट या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ सूटेबल व्हीकल जो है तभी सेलेक्ट करते हैं जब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर और डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ कंपैटिबिलिटी बन जाती है।
अच्छा, अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे इस चैप्टर के, और वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करा जाता है। ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करने के 4 तरीके हैं। एक तो है ट्राइचुरेशन मेथड, और दूसरा है फ्यूजन मेथड, तीसरा है केमिकल रिएक्शन मेथड, और चौथा है इमल्सिफिकेशन मेथड। पहले ट्राइचुरेशन मेथड को देख लो। अब आई होप आपने इमल्शंस को पढ़ते टाइम ना ट्राइचुरेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, आप पेसल मोटर लेते हो और उसमें आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हो, फिर आप उसमें क्लिकिंग साउंड की वेट करते हो, है ना, ट्राइचुरेट करते हो ना उसको आप, इंग्रेडिएंट्स को। तो ट्राइचुरेशन एक तरह का मिक्सिंग मेथड है जिसमें आप साइज़ रिडक्शन भी कर रहे होते हो और साथ में इवनली आप उसको इमल्सीफाई भी कर रहे होते हो, होमोजेनाइज कर रहे होते हो। ठीक है, अब ट्राइचुरेशन वो मेथड है जिसमें 2 इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को जो कि डिफरेंट कंसिस्टेंसी के हों, उन्हें एक दूसरे में मिक्स करते हैं, और इसमें मिक्सिंग के साथ साथ साइज रिडक्शन भी हो जाती है। इस मेथड में ऑइंटमेंट्स तब बनाते हैं जब ऑइंटमेंट बेस हमारे पास सॉफ्ट होता है और मेडिकामेंट बेस में इनसॉल्यूबल होता है। कब यूज़ करते हैं ट्राइचुरेशन मेथड को? जब ऑइंटमेंट बेस सॉफ्ट होगा और मेडिकामेंट जो है वो बेस में इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, इस मेथड में मेडिकामेंट को एक फाइन पाउडर में रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी ऑइंटमेंट बेस के साथ यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो सके। ट्राइचुरेशन मेथड में हम एक ऑइंटमेंट स्लैब लेंगे और एक स्टेनलेस स्टील की ऑइंटमेंट स्पैचुला लेंगे। ठीक है, और इनकी यूज़ करके हम ऑइंटमेंट बेस जो है ऑइंटमेंट को तैयार करेंगे। इसमें एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑइंटमेंट बेस को ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर रखा जाता है और मेडिकामेंट के साथ उसको ट्राइचुरेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट स्पैचुला, जब तक ये एक होमोजीनस प्रोडक्ट बन ना जाए। ठीक है, मतलब इवनली जो है मेडिकामेंट पूरे ऑइंटमेंट बेस के बीच में मिक्सअप ना हो जाए, तब तक हम उसको ट्राइचुरेट करते हैं ऑइंटमेंट स्पैचुला के साथ ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर रख के, राइट। इसके बाद क्या करते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटीज़ ऑफ बेस जो है उसको मिक्स करा जाता है मेडिकामेंट में, और मिक्सिंग यूनिफॉर्म जब तक नहीं होती तब तक हम उसको मिक्स करते रहते हैं, ट्राइचुरेट करते रहते हैं। अच्छा, अगर ट्राइचुरेटिंग मेथड जो है इसके थ्रू हमें लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड को मतलब यूज़ करना हो, तो ऐसे केस में हम पैसल और मोटर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये पैसल मोटर का जो है ना ऑइंटमेंट बनाने में यूज़ प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें साइड की वॉल्स में बार बार हमें स्क्रैप करना पड़ता है, जो बेस वगैरह मेडिकामेंट जो है वो लग जाता है। ठीक है, उसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती। और दूसरा कारण ये है कि इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है मेडिकामेंट की पैसल मोटर से। इसके आपको इसमें ना अपनी बुक से आपने क्या करना है, एक सिंपल ऑइंटमेंट को बनाने का मेथड देखना है वो कैसे बनी है, और व्हिटफील्ड्स ऑइंटमेंट के बारे में खुद से पढ़ना है कैसे बनती हैं वो ऑइंटमेंट्स। आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं। अब दूसरा मेथड जो है ऑइंटमेंट को बनाने का वो है फ्यूज़न मेथड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई एक ऑइंटमेंट बेस सारी आइडियल प्रॉपर्टीज़ को नहीं प्रोवाइड कर सकता। एक ऑइंटमेंट को हमें नंबर ऑफ़ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं एक सही ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए। यूजुअली ये इंग्रेडिएंट्स के सेम मेल्टिंग पॉइंट्स तो होते नहीं हैं। ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए हम वैक्स लाइक सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि वाइट बीज वैक्स हो गया, स्टीयरिक एसिड हो गया, हार्ड पैराफिन, सिटाइल अल्कोहल एट्सेट्रा। ये रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर किस स्टेज में होंगे, सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेज में होंगे, और जब इनको हीट करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और सभी इंग्रेडिएंट्स का मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा नहीं होता, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। फ्यूजन मेथड में पहले सभी ऑइंटमेंट बेसिस जो हैं उनके इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट करा जाता है अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूजन मेथड में कि जिस इंग्रेडिएंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है उसे हम सबसे पहले मेल्ट करते हैं, फिर उसके बाद उससे कम मेल्टिंग पॉइंट वाले इंग्रेडिएंट को
पिघलाया जाता है और फिर ऐड किया जाता है एक दूसरे में। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे वो इंग्रेडिएंट जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है उनको ओवर हीट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। फिर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स वाले मोल्टन ऑइंटमेंट बेस में हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर मेडिकामेंट को ऐड कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे? बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टर करेंगे, ठीक है। स्टर करते टाइम हमने बबल्स नहीं बनने देने, बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअल स्टरिंग करनी है और नॉर्मली जो है वो उसको कूल डाउन होने देना है सारे मिक्सचर को। और रैपिड अगर आप करेंगे, इसमें बहुत तेज़ी से आप उसको स्टर करेंगे तो बबल्स बन जाएंगे और ऑइंटमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी। और मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने से या इवनली स्टर करने से धीरे धीरे मेडिकामेंट भी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बेस में। अच्छा, फिर तीसरा मेथड जो ऑइंटमेंट बनाने का है वो कौन सा है? केमिकल रिएक्शन मेथड। कुछ ऑइंटमेंट्स को बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, राइट। अब जैसे आयोडीन की एक ऑइंटमेंट है, आयोडीन जो है वो मतलब रेडिली सॉल्यूबल होती है, एकदम से सॉल्यूबल हो जाती हैं पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में। आप क्या करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड को पानी में लेंगे और उसके साथ आयोडीन को मिला देंगे। इससे क्या होगा? पॉली आयोडाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। पॉली आयोडाइड्स क्या होता है? जैसे KiI2, KiI3 है ना, KiI4। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन के जो ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे इनको हम बोलते हैं पॉली आयोडाइड्स। ये जो पॉली आयोडाइड्स होते हैं ना, ये फर्दर सॉल्यूबल होते हैं पानी, अल्कोहल या फिर ग्लिसरीन में। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट आप आयोडीन को देखें, आयोडीन जो है डायरेक्टली सॉल्यूबल नहीं होगी वाटर अल्कोहल में। अच्छा, इस मेथड में ना हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकामेंट के साथ लिक्विड वेहिकल जो आप ऐड कर रहे हैं ना, उसमें मेडिकामेंट की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, साथ में लिक्विड नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अदरवाइज़ सॉल्वेंट जो है ना वो इवेपोरेट कर जाएगा और मेडिकामेंट क्रिस्टलाइज कर जाएगी और ऑइंटमेंट ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल जो है उस लिक्विड को हम प्रेफर करते हैं। अच्छा, जो अब ये प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट में जो आखिरी मेथड है वो है इमल्सिफिकेशन मेथड। इमल्सिफिकेशन मेथड में क्या होता है? फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस को एक साथ वाटर बाथ पे 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया जाता है। ये फिर ऑइंटमेंट बेस तैयार हो जाएगा जिसमें बाद में एक्वस फेज वाले कंपोनेंट्स को ऐड किया जाएगा। हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे सारे हीट स्टेबल कंपोनेंट्स का और इस सॉल्यूशन को भी सेम 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट करेंगे जिस पर बेस को मेल्ट किया था हमने, राइट। हमें इस मेथड में ना ऑइंटमेंट बेस और लिक्विड कंपोनेंट्स को सेम टेम्परेचर पर हीट करना होता है और फिर बाद में हम इसको मिक्स कर देंगे। अगर हम सेम टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो जो फैट्स और जो वैक्सेस हैं ना इसमें वो इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो जाएंगे और सारी ऑइंटमेंट जो है वो उसमें लंप्स आ जाएंगे और ख़राब हो जाएगी वो। अच्छा, इस मिक्सचर में इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी हम ऐड करते हैं ताकि एक स्टेबल इमल्शन बन सके, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सारा ऑइंटमेंट का लिखा जोखा तो जो था हमने पढ़ लिया। अब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमने ऑइंटमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पेस्ट को। पेस्ट क्या होते हैं, राइट। तो पेस्ट बहुत छोटा है, मैं सेम लेक्चर में इसको कवर कर रहा हूँ, पेस्ट और जेलीज़ को। अब पेस्ट जो है ना, पेस्ट भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जो कि एक्सटर्नली यूज़ करे जाते हैं, लाइक टूथ पेस्ट है, एंटीसेप्टिक है, जिंक पेस्ट है ना जी। और पेस्ट जनरली थिक होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं और स्टिफ होते हैं। पेस्ट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मेल्ट तो होते नहीं हैं, ये तो आपको पता होगा, है ना। और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं स्किन पर जहाँ भी इनको अप्लाई करोगे। पेस्ट का ज़्यादातर यूज़ ज़ख्मों पर किया जाता है। इसमें ड्रेसिंग करते टाइम एक कॉटन या बैंडेज का लिंट बनाया जाता है और उस पर अप्लाई करते हैं पेस्ट को और फिर वुंड की ड्रेसिंग कर देते हैं, ठीक है। अब पेस्ट में यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन पाउडर्ड सॉलिड प्रेजेंट रहते हैं एज ए डिस्पर्स्ड फेज, है ना जी। दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज में लार्ज अमाउंट में फाइन पाउडर, एकदम फाइन पाउडर के सॉलिड जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। वो सॉलिड जो हैं वो
स्टार्च के भी हो सकते हैं, जिंक ऑक्साइड के भी हो सकते हैं, कैल्शियम के भी हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं, है ना जी। और फिर जबकि ऑइंटमेंट में हम क्या देखते थे कि सॉलिड मेडिकामेंट या तो डिज़ोल्व हो जाता है या फिर व्हीकल में, या फिर वो इमल्सिफाई या सस्पेंड हो जाता है ना। पेस्ट जो है वो ग्रीजी कम होते हैं, पेस्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड पाउडर होने की वजह से वो पोरस होते हैं नेचर में, ठीक है। और इन पोर्स के थ्रू पर्सपिरेशन भी एक्सकेप कर जाती है, ठीक है, थोड़ा सा एयर फ्लो रहता है। अब ऑइंटमेंट्स की तरह पेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के बेसिस चाहिए होते हैं जो व्हीकल की तरह एक्ट करते हैं। 3 तरह के बेसिस को हम यूज़ करते हैं पेस्ट में प्रिपेयर करने के लिए उनको। पहला कौन सा है बेस? हाइड्रोकार्बन बेस। हाइड्रोकार्बन बेस क्या होते हैं? इसमें भी सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन को यूज़ किया जाता है एज ए बेस फॉर प्रिपेयरिंग पेस्ट। दूसरे कौन से बेसिस होते हैं? वाटर मिसिबल बेस, ठीक है, पानी में मिसिबल होने वाले बेस। इस कैटेगरी में हम एक इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट या ग्लिसरीन को एज ए वाटर मिसिबल बेस यूज़ करते हैं। और तीसरे हैं वाटर सॉल्यूबल बेसिस। इस कैटेगरी में हम हाई और लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स को मिक्स करते हैं और एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का बेस बना लेते हैं जो कि सॉफ्ट होता है और स्किन पर अप्लाई करने पर पिघल भी जाता है, राइट। अगर हम पेस्ट को प्रिपेयर करने के मेथड को डिस्कस करें तो ऑइंटमेंट्स की तरह ही पेस्ट बनाने के सेम मेथड है। इसमें भी ट्राइचुरेशन और फ्यूजन मेथड को यूज़ किया जाता है। ये 2 मेथड जो हैं पेस्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जब बेस लिक्विड होगा या सेमी सॉलिड होगा तो हम यूज़ करेंगे ट्राइचुरेशन मेथड को, और जब बेस सेमी सॉलिड या सॉलिड होगा तो हम यूज़ करेंगे फ्यूजन मेथड को। पेस्ट में इतना ही है, बाकी जो मेथड हैं वो आपने वही ट्राइचुरेशन और फ्यूजन मेथड वाली लिखने हैं जो कि हमने ऑइंटमेंट्स में देखे। फिर डिस्कस कर लेते हैं जेलीज़ को। जेलीज़ क्या होती है? अब जेलीज़ जो हैं ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीजी लिक्विड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब हम स्किन पर भी अप्लाई करते हैं इनको और म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम एज ए लुब्रिकेंट जो हैं वो जेलीज़ को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड या ईसीजी करवाते टाइम कि टेक्नीशियन जो है यूजुअली लुब्रिकेंट अप्लाई करता है ना, उसको यूज़ करते देखा है, तो वो जेलीज़ ही होती हैं। और इसके अलावा आपने हेयर जेल्स को यूज़ करा है, ठीक है। कई बार आइज़ और नोज़ में भी कुछ मेडिकेटेड जेलीज़ का मतलब यूज़ होता है, राइट। और जेलीज़ को जनरली नेचुरल गम से बनाया जाता है। नेचुरल गम्स कौन सी होती हैं? जैसे कि ट्रैगाकैंथ है, पेक्टिन है, या फिर सोडियम एल्जिनेट है, इससे भी प्रिपेयर करा जाता है। या फिर हम सेमी सिंथेटिक या फिर हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल गम्स, इनको यूज़ करते हैं जेलीज़ बनाने के लिए। और इसमें जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं नेचुरल गम्स के, इनमें एग्जांपल क्या हैं? मिथाइल सेलुलोज है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है ना जी। और जेलीज़ को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होती है मेडिकेटेड जेली, दूसरी है लुब्रिकेटिंग जेली, और तीसरी एक मिसलेनियस कैटेगरी है। अब पहले मेडिकेटेड जेली को डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकेटेड जेलीज़ वो जेलीज़ हैं जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर थेराप्यूटिक एक्शन को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करी जाती है। लाइक स्पर्मिसाइडल एक्शन होता है, लोकल एनेस्थेटिक एक्शन होता है, या फिर एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए, ठीक है। जेलीज़ में सफिशेंट वाटर कंटेंट होता है। जब जेलीज़ को अप्लाई किया जाता है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, और जहाँ जेली अप्लाई करी जाती है वहाँ फिर एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है, राइट। और एज वी नो काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स की लुब्रिकेशन के लिए इन जेलीज़ का इस्तेमाल होता है। लाइक सर्जिकल ग्लव्स की लुब्रिकेशन है ना जी, और सिस्टोस्कोप्स, कैथेटर्स। तो फिर मिसलेनियस कैटेगरी की जेलीज़ कौन सी होती हैं? कई बार हमने एलर्जी को टेस्ट करने के लिए पैच टेस्टिंग करनी होती है, तो उसमें भी एक व्हीकल इनकॉर्पोरेट करना होता है जो कि स्किन पे अप्लाई करा जाता है ताकि किसी भी एलर्जी को चेक किया जा सके। तो वो पैचेस बन जाते हैं जब वो जेली जो है इवेपोरेट कर जाती है। इससे भी मतलब हमारे को सेंसिटिविटी का पता लग जाता है। और फिर ईसीजी में तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोड्स और स्किन के बीच में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ना, उसको कम करने के लिए और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जेलीज़ को अप्लाई करा जाता है। इन जेलीज़ में सोडियम क्लोराइड, प्यूमाइज पाउडर और ग्लिसरीन की हेल्प ली जाती है, और ये वैसे भी कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं।
अगर प्रिपरेशन की बात करें जेलीज़ की, तो जेलिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट्स सच एस ट्रैगाकैंथ, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज को हम ड्रग के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। फिर इस मिक्सचर को मोटर में ट्राइचूरेट करा जाता है जब तक कि एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ना बन जाए। अच्छा, ये तो हमने अब पढ़ लिया सारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में पेस्ट, जेलीज और ऑइंटमेंट्स को। इसके बाद सपोजिटरी प्रेसरीज रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। राइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।